हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं सोनू आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के NCERT बुक से एक चैप्टर परिमेय संख्या, और इसका हम लोग सीरीज भी अगले वीडियोज में प्राप्त करते रहेंगे। तो आज हम लोग परिमेय संख्या का इसके पहले के वीडियो में हमने संख्याओं के बारे में आपको पूर्ण जानकारी दी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे, वो मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो उस वीडियो का लिंक है, तो आप जाकर पहले उसे देख लें और उसके बाद हम लोग ये समृद्ध गुणधर्म को पढ़ेंगे। यकीन मानिए कुछ मिनटों में आपको ऐसा समझ में आ जाएगा कि फिर इसको भूलोगे नहीं। तो सबसे पहले वहां जाकर उस वीडियो को देखिए और तब हम लोग इस वीडियो पर फोकस करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं वे उनसे मेरा निवेदन होगा वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे के जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जल्दी से जल्दी मिल जाए। आइए शुरू करते हैं समृद्ध गुणधर्म। इसको समझने से पहले इसे समझना होगा समृद्ध है क्या। अब समझना, समृद्ध का अर्थ यह हुआ कि जब किसी दो समान प्रकृति वाली संख्याएं, समान प्रकृति मतलब प्राकृत संख्या हो जाए, पूर्ण संख्या हो जाए, पूर्णांक हो जाए या परिमेय संख्या हो जाए, किसी भी दो एक जैसे प्राकृत संख्या वाले, यानी अगर दो संख्याएं लेना है तो दोनों प्राकृत संख्या को लेंगे, दोनों पूर्ण संख्या को लेंगे या पूर्णांक को लेंगे या परिमेय संख्या को लेंगे। बात समझ में आई? प्रकृति समान प्रकृति वाले दो संख्याओं के बीच यदि हम कोई भी संक्रिया करते हैं, संक्रिया क्या क्या हो गया? जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, ये संक्रियाएं कहलाती हैं। तो समान प्रकृति वाली दो संख्याओं के बीच यदि कोई भी संक्रिया किया जाता है और उसका परिणाम भी वही प्रकृति वाली संख्या मिल जाए, तो हम कहेंगे कि वह संख्या जिस संक्रिया के लिए संतुष्ट होता है उसके लिए वह समृद्ध गुणधर्म का पालन करता है। एक उदाहरण से समझिए। अब मैं ये लिया, अब देखो 3 और 5 ये दोनों को हम प्राकृत संख्या मान रहे हैं। मान क्या रहे हैं भी, आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि 1 से गिनती वाले जो भी संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं हैं। तो 3 और 5 भी प्राकृत संख्याएं हैं। समान प्रकृति वाली तो संख्याएं ले लिया मैंने और उसके बीच एक संक्रिया कर दिया जोड़ का, प्लस का। अब देखिए इसका योगफल क्या प्राप्त होता है। इसका योगफल होता है 8, और 8 भी क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो हमने दो प्राकृत संख्या को लिया और उसका संक्रिया योग किया, तो भी वह जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, जो योगफल प्राप्त हुआ, वह भी एक प्राकृत संख्या हुआ। इसका अर्थ हुआ, हम यह कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या योग के लिए समृद्ध गुणधर्म रखती है। प्राकृत संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। ठीक है, आसान था। व्यवकलन के लिए देखते हैं, तो आप देखो व्यवकलन के लिए 8 - 5 बराबर 3, ये है आपका प्राकृत संख्या, ये भी है प्राकृत संख्या। इसके बीच हमने व्यवकलन किया और व्यवकलन करने पर भी जो रिजल्ट आया, जो अंतर आया, वो है 3। अर्थात प्राकृत संख्या लेने पर भी यह प्राकृत संख्या है। तो क्या यह हम कह सकते हैं कि यह भी प्राकृत संख्या व्यवकलन घटाव के अंतर्गत समृद्ध का गुण रखता है? इस उदाहरण से तो लग रहा है कि रखता है, लेकिन जरा इसको उलट कर देखिए। हम कुछ भी ले सकते हैं प्राकृत संख्या में, मेरे दोस्त, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हर पहलू को विचार करते हैं। अब इसमें देखिए तो कितना आएगा? -3। अरे ये तो -3 आ गया भाई। अब क्या ये प्राकृत संख्या है? जी नहीं, आप पढ़ चुके हैं संख्या में, ये तो पूर्णांक है, ऋणात्मक संख्या है ये। तो प्राकृत संख्या जो लेने पर और उसके बीच व्यवकलन का संक्रिया करने पर प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं हुआ। हर केस में, हर एक परिस्थिति में होनी चाहिए, तब जाकर ये होता कि व्यवकलन के अंतर्गत प्राकृत संख्या समृद्ध गुणधर्म रखता है। तो ये तो हुआ नहीं, है ना। तो यहां हम भरते जाएंगे इसको, और
प्राकृत संख्या का भी हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, समझ में आ गया होगा। अब इस बॉक्स को हम भरेंगे उदाहरण देख देख कर, बड़ा आसान है, आप भी भर सकते हो। सिर्फ समृद्ध समझना था और बात खत्म। समृद्ध का क्या मतलब हुआ, एक बार फिर समझ लीजिए। समान प्रकृति की दो संख्याओं के बीच कोई संक्रिया करने पर जो परिणाम प्राप्त हो वह भी उसी सीरीज की संख्या हो, यानी उसी प्रकृति की संख्या हो, तब हम कहेंगे कि वो दिया गया जो संख्या, दी गई जो संख्या है वह उस संक्रिया के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म रखता है। तो योग के लिए आप देखो, किसी भी एंगल से एक उदाहरण और देख लो, इसको उल्टा भी करके देख लो, 8 ही आएगा। तो किसी भी परिस्थिति में यह समृद्ध का गुण रखता है, तो हम यहां लिख देंगे इसको हाँ, योग के अंतर्गत इसका समृद्ध गुण धर्म है। लेकिन घटाव में क्या हुआ, नहीं हुआ। अब गुणन में देखते हैं, गुणा में देखते हैं उदाहरण लेकर। गुणा में देखते हैं 7 गुने 5 प्राकृत संख्या है, गुणा कीजिए 7 पचे 45। उल्टा करके देखो 5 गुने 7, यह भी प्राकृत संख्या है, सॉरी 7 पचे 35, यह भी प्राकृत संख्या प्राप्त हुआ। अर्थात आपका गुणन के लिए भी प्राकृत संख्या समृद्ध गुणधर्म रखता है। अब देखते हैं भाग के लिए, तो 18 भागा 6 कितना, 18 भागा 2 कर दो कितना आया 9। अब 2 भागा 18 करो कितना आएगा, दशमलव में आ जाएगा, ये तो परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा आपका 0.11, इस तरह से आएगा, देख लो आप। चलते रहेगा। तो ये आपका प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं हुआ। तो भाग में भी आपका क्या हो जाएगा कि प्राकृत संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध गुण नहीं रखता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा क्या करना है। अब हम बाकी सभी संख्याओं का इसी तरह से हम जांच करेंगे। तो मैं मिटा देता हूं, और अब हम लोग लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से हम लोग देखते हैं कि क्या पूर्ण संख्या के लिए भी ये लागू होता है या नहीं होता है। अब 2 पूर्ण संख्या को लीजिए, फिर से 4 + 0 पूर्ण संख्या है, तो 0 लेकर देखते हैं कितना आएगा, 4 आएगा। या 0 + 4 लीजिए, 4 ही आएगा, पूर्ण संख्या तो रख ही रहा है। तो यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध गुण रखता है। अब घटाव को देखते हैं, 3 माइनस, अभी वो तो सेम ही आ गया -2, और 5 - 3 करते हैं 2 आ जाता है। 0 - 2 करते हैं तो -2 आता है, और 2 - 0 करते हैं तो 2 आता है। यानी किसी किसी जगह पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है, उसका अंतर किसी किसी जगह पर नहीं होती है। तो क्या ये गुणधर्म पालन करेगा, नहीं करेगा। यहां लिखिए नहीं। गुणन के लिए, तो गुणन के लिए देखते हैं 3 × 0 = 0, 0 × 3 = 0, 5 × 4 = 20, 4 × 5 = 20। तो गुणन के लिए आप देख रहे हैं जो गुणनफल है वो भी एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। तो पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत भी समृद्ध है। अब भाग में देखते हैं, तो 0 भागा 3 = 0, लेकिन 3 भागा 0 = अपरिभाषित। और उदाहरण देके देखते हैं, 15 भागा 5 बराबर 3, लेकिन क्या 5 भागा 15 करने पर एक पूर्ण संख्या आएगा, नहीं। तो यहां पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इसी तरह से आप चेक करेंगे पूर्णांक को। अब हमें 2 पूर्णांक को लेकर देखना है, तो 2 पूर्णांक कुछ भी लीजिए, जैसे
-3 और योग में हमें देखना है तो -5 लिया तो कितना आ गया -8। इसको उलट के देखिए -5 प्लस -3 कितना आएगा -8 ही आना है। और भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ये भी तो पूर्णांक है, क्या ये पूर्णांक नहीं है? पूर्णांक का मतलब क्या सिर्फ ऋणात्मक? धनात्मक भी पूर्णांक होते हैं, तो ये भी हो गया 7 + 3 = 10। तो आप देख रहे हैं कि पूर्णांक भी योग के अंतर्गत समृद्ध गुण रखता है। हाँ, अब घटाव के लिए देखते हैं। -5 को हम घटाते हैं 3 से, कितना आएगा? तो -8 ही आना है। ये चलो -18, बार बार हम 5 और 3 ले रहे हैं। अब इसको कीजिए उलट कर 3 -15 के साथ करो तो क्या आएगा? तो 3 + 15 = 18। अब ये यहां देखो रिजल्ट में अंतर है, लेकिन हमारा ये दोनों पूर्णांक है। यहां ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, यहां धनात्मक। तो हमें ये नहीं देखना है, हमें रिजल्ट नहीं देखना है सेम टू सेम, हमें उसकी प्रकृति को चेक करना है कि प्रकृति सही है कि नहीं है। तो हाँ, प्रकृति है, पूर्णांक को लिया, घटाव भी पूर्णांक में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं समृद्ध का गुण व्यवकलन के अंतर्गत रखता है। गुणन चेक करो जल्दी से। 5 × फिर ले लिया मैं वही 7 × -4 = -28 -4 × 7 = -28 -3 × -10 = 30 -10 = -3 = 30। अब देख रहे हैं किसी भी परिस्थिति में दो पूर्णांक का गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल पूर्णांक ही आता है, तो यह पूर्णांक गुणन के अंतर्गत भी समृद्ध है। भाग में चेक करते हैं। -16 / 4 बराबर कितना आएगा? -4 आएगा। अब 4/16 कीजिए, क्या ये पूर्णांक प्राप्त हो रहा है? ये आपका 4/16 1/4 यानी 0.25, ये पूर्णांक नहीं है, परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म नहीं रखता है। अब लास्ट है परिमेय संख्या, इसको भी मैं जल्दी से चेक करता हूं। परिमेय संख्या, अब देखो परिमेय संख्या आप जानते हो, पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में कि p/q के रूप में जो रहते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और p और q दो पूर्णांक होने चाहिए। तो हम लोग दो परिमेय संख्या रखते हैं, जैसे 3/7 और 5/7, दो अलग अलग परिमेय संख्याएं हैं। इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है? 8/7 आता है, यानी परिमेय ही प्राप्त हो रहा है। इसको और भी देखते हैं अलग उदाहरण लेकर। -3/5 + 2/5 कितना आ जाएगा? तो -1/5। दो परिमेय संख्या लिया और इसका योगफल भी परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, अतः यह योग के अंतर्गत समृद्ध है। व्यवकलन के लिए देखते हैं, इसी में आप कर लो। तो आप देख रहे हो 3/7 5, तो ये माइनस कितना हो जाएगा? 2/7। यहां माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा? -5/5 = -1। और ये भी एक परिमेय संख्या है। संख्या क्या है? गुणधर्म रख रहा है, किसका? समृद्ध का। गुणन को देखो तो गुणन में 7/5 × 5/6 कट जाएगा। अब कोई भी उदाहरण ले सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं कुछ सोच कर ले रहा हूं, आप खुद करके देखो, कोई भी उदाहरण लेकर देखिए, ये इसके लिए बिल्कुल सत्य होगा। तो ये भी परिमेय संख्या आया। एक ऋणात्मक लेके देखते हैं। ये हो गया -3/10, ये भी परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, तो ये भी आपका हो गया गुणधर्म। अब भाग को देखिए, ये समझना जरूरी है। परिमेय संख्या में 3/7 कुछ भी ले लिया मैंने, इससे हमने भाग दिया 0 को। 0 भी तो परिमेय संख्या है, 0/1 लिखने पर, तो ये प्राप्त हुआ कितना? 0, जो परिमेय संख्या है। आप 7/3 को भाग करो 5/3 से,
भाग करो, भाग को बदलेंगे गुना में, ये हो जाएगा 3/5, तो 7/5 परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब आप 4/5 को जब आप भागा दोगे 0 से, ये अपरिभाषित हो जाता है, यानी कहीं कहीं परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है और कहीं कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसा कि हमने यहां पर बताया कि कहीं कहीं या व्यवकलन में कि अगर एक ज्यादा केस, अगर कुछ केस हाँ में आ रहा है, कुछ केस नहीं में आ रहा है, तो उसको नहीं में ही रखना है। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने की बात है, क्या ये भी भाग के प्रति समृद्ध है? क्योंकि यहाँ 0 तो भाग दे रहे था परिभाषित, यहाँ तो परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो रहा। बाकी किसी से भी 2 परिमेय संख्याओं को भाग देते हैं तो परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन जब कोई परिमेय संख्या को 0 परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या भी भाग के अंतर्गत समृद्ध है, लेकिन शून्य को छोड़कर। शून्य एक ऐसी परिमेय संख्या है जिससे हम किसी भी परिमेय संख्या को भाग देंगे तो वह समृद्ध का गुणधर्म पालन नहीं करेगा, तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि एक भी केस आ गया। लेकिन अगर कोई कहे कि हाँ होगा है, तो वहां कंडीशन होगा कि बिल्कुल होगा शून्य को छोड़कर, क्योंकि और भी अनंत परिमेय संख्याओं में सिर्फ शून्य ही एक ही कंडीशन, सिर्फ एक ही शर्त ऐसा है जिस समय वह गुणधर्म का पालन नहीं करता है। शेष सभी परिमेय संख्याओं के साथ वह गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है, तो ये था हमारा समृद्ध गुणधर्म संख्याओं, अलग अलग संख्याओं का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और घर में मेहनत करें। एक बार 2 बार अगर मेहनत कर लेंगे तो यकीन मानिए फिर ये आपके दिमाग में इस तरह से बैठ जाएगा जैसे कोई सॉन्ग आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें